Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 15, our environment, and today we will solve exercise question answer of this chapter. So let's start. Question number first. Which of the following groups contain only biodegradable items? इनमें से किस ऑप्शन में सभी आइटम्स बायोडिग्रेडेबल हैं? ऑप्शन ए ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ऑप्शन बी ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, ऑप्शन सी fruit peels, cake and lime juice, and option D cake, wood and grass. So students, यहाँ पे ऑप्शन A, C, D ये तीनों ही करेक्ट हैं क्योंकि इनमें सभी आइटम्स कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं. ग्रास, फ्लावर, लेदर, फ्रूट पील्स, केक एट्सेट्रा ये सभी क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल है. बट जो बी ऑप्शन है उसमें प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी तीनों ही करेक्ट होंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? हमें बताना है इनमें से कौन सी एक फूड चेन है. ऑप्शन ए ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ऑप्शन बी ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन, ऑप्शन सी गॉट, काउ एंड एलिफेंट, एंड ऑप्शन डी ग्रास, फिश एंड गॉट. तो देखेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन ए में तीनों ही प्लांट्स हैं, तो ऐसी कोई फूड चेन नहीं हो सकती जिसमें सभी प्लांट्स हैं. ठीक है, हमारी जो फूड चेन होती है वो ऑटोट्रॉप्स मींस ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, उसके बाद हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स. ऑप्शन बी में देखेंगे ग्रास, ग्रास कैन बी ईटन बाय गॉट एंड गॉट ईटन बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये एक फूड चेन हो सकती है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ऑप्शन सी देखेंगे ये गॉट से स्टार्ट हो रही है जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जो फूड चेन होती है हमेशा ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होती है. ऑप्शन डी ग्रास, और ग्रास को फिश के थ्रू ईट करते हुए बताया जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और थर्ड नंबर पे हर्बीवोर दे रखा है. ठीक है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? इनमें से कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है? ऑप्शन ए carrying cloth bag to put purchases in while shopping, option B switching off unnecessary lights and fan, यानी कि हम क्लॉथ बैग को लेके जाएं शॉपिंग के लिए. ऑप्शन बी में दे रखा है कि अननेसेसरी जो फ़ैन या लाइट है उसको हम ऑफ कर दें. ऑप्शन सी देखेंगे वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर. स्कूल आप वॉक करके जाएं, ना कि आपकी मदर उसको आपको स्कूटर से ड्रॉप करें. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने सभी प्रैक्टिस देखी वो सभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. अगर हम क्लॉथ बैग को कैरी कर रहे हैं तो हम पॉलीथीन का यूज़ कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव कर रहे हैं लाइट को ऑफ करके. इसी तरह अगर हम स्कूटर का यूज़ ना करके वॉक करके जा रहे हैं तो हम पेट्रोल को सेव कर रहे हैं. तो ये सभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? अगर हम किसी फूड चेन के एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को किल कर दें तो क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था चैप्टर में कि फूड चेन में सभी ट्रॉफिक लेवल की इंपॉर्टेंस होती है. अगर हम एक भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो देखेंगे स्टूडेंट, इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो ये क्या करेगा? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल इन अ फूड चेन ग्रास, डियर, लायन, ये एक फूड चेन है जो ग्रास से स्टार्ट हो रही है. ग्रास को डियर ईट कर रहा है एंड देन डियर को लायन ईट कर रहा है. ठीक है, अगर हम सोचें इस फूड चेन में से हम एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेन्स को किल कर दें तो क्या होगा? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ़ वी रिमूव ऑल लायंस दैन पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज. अगर हम सभी लायंस को किल कर देंगे तो डियर की पॉपुलेशन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि उनको किल करने वाला, उनको खाने वाला कोई भी लायन वहाँ नहीं बचेगा. ठीक है, अब क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे. ठीक है, उनकी फूड की डिमांड बढ़ेगी तो वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे जिससे वेजिटेशन कवर धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हो जाएगा. तो देखेंगे विच विल कॉज ओवर ग्रेजिंग, दिस विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन. इससे क्या होगा?
डिफॉरेस्टेशन होगा, और फिर डिफॉरेस्टेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। इट मे इवन लीड टू सॉइल इरोजन, क्योंकि वेजिटेशन कवर जब वहाँ से हट जाएगा तो जो रूट्स प्लांट की बाइंड करती थी सॉइल को वो वहाँ नहीं रहेंगी, तो जो फ्लोइंग वाटर है या एयर है उसके थ्रू वो जो टॉप सॉइल है वहाँ से रिमूव हो जाएगी और वहाँ सॉइल इरोजन हो जाएगा, और वहाँ का जो लैंड है, फर्टाइल लैंड, वो एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, causing further conversion of fertile land into a barren लैंड। ओके स्टूडेंट, तो एक भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेन्स को किल करने से पूरे इकोसिस्टम पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि अगर हम किसी फूड चेन में से किसी एक ट्रॉफिक लेवल को डिप्लीट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और दूसरे टाइम पे हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल को रिमूव कर देते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो देखेंगे, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। दूसरा इसमें पूछा गया है, क्या बिना इकोसिस्टम को डैमेज किए किसी ट्रॉफिक लेवल को रिमूव किया जा सकता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स आंसर इसका, impact of removing all organisms of a trophic level is different for different trophic levels। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को रिमूव करने का डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल है, इफ़ वी रिमूव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अ फूड चेन। अगर हम सोचें कि हम फूड चेन में से प्रोड्यूसर्स सारे रिमूव कर दें तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स रिमूव हो जाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा और वो सभी डाइड हो जाएंगे। ओके, सो नो ऑर्गेनिज्म विल गेट फूड इफ़ वी रिमूव हर्बीवोर्स। अब दूसरे टाइम हम क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर्स को रिमूव कर रहे हैं, तो हर्बीवोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो कार्निवोर्स हैं उनको फूड मिलना बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, फ्रॉम अ फूड चेन दैन कार्निवोर्स विल डाई। तो कार्निवोर्स क्या होंगे, डाइड हो गए, ख़त्म हो गए, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट वेजिटेशन पे भी पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हर्बीवोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रो होने लगेंगे और उनमें एक फास्ट कंपटीशन होगा स्पेस के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और उसके कारण वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो देखेंगे, एंड प्रोड्यूसर्स विल ऑल्सो डाई ड्यू टू कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूसर्स पे भी उसका पड़ेगा। पर हमने क्या देखा, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को रिमूव करने का इफेक्ट डिफरेंट तरीके से पड़ता है, बट फाइनली इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या हम किसी ट्रॉफिक लेवल को विदाउट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए रिमूव कर सकते हैं, नो, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल को डिस्टर्ब करेंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा ही, ठीक है। सो नो, वी कांट रिमूव एनी ट्रॉफिक लेवल without causing damage to the ecosystem as one is dependent on other for their survival। क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, तो अगर हम एक को भी रिमूव करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ़ वी रिमूव anyone this will create imbalance in the ecosystem। तो अगर हम एक भी ट्रॉफिक लेवल को रिमूव करेंगे तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the biological magnification? Will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem? Biological magnification क्या है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे सेम होता है या डिफरेंट होता है, इसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, बायो मैग्निफिकेशन मीन्स हमने देखा था जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते एक्यूमुलेट होते जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। और इसका इफेक्ट टॉप जो लेवल के जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें जाते जाते इंक्रीज होता जाता है। तो देखेंगे स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, हर ट्रॉफिक लेवल पे टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना ही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन। और इसका लेवल हर ट्रॉफिक लेवल पे
इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम टॉप लेवल पे बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बायोमैग्निफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो देखेंगे द लेवल्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर DDT वॉज स्प्रेड। एक पॉन्ड में हम DDT स्प्रे करते हैं, ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड होता है, एंड प्रोड्यूसर्स वर फाउंड टू हैव 0.04 ppm कंसंट्रेशन ऑफ DDT। और हमने क्या देखा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें DDT की कंसंट्रेशन कितनी मिली, 0.04 ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सिंस मैनी टाइप ऑफ प्लैंकटॉन्स आर ईटन बाय सम फिशेस एंड क्लैम्स। अब क्या होता है, बहुत सारे जो प्लैंकटॉन्स हैं उनको फिशेस और क्लैम्स ईट करते हैं, तो उनके अंदर DDT का कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है। देयर बॉडी एक्यूमुलेट्स 0.23 ppm ऑफ DDT। तो इनके अंदर DDT कितना मिलता है, 0.23 पार्ट पर मिलियन, तो प्रोड्यूसर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। सीगल दैट फीड ऑन क्लैम्स एक्यूमुलेट्स मोर DDT। अब जो सीगल है वो बहुत सारे फिशेस को, क्लैम्स को ईट कर रहा है, तो उसके अंदर DDT का कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एज वन सीगल ईट्स मैनी clams, hawk the top carnivore has the higher concentration of DDT। और जो सबसे टॉप कार्निवोर होगा हॉक, उसके अंदर DDT का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब बायोमैग्निफिकेशन का जो लेवल है हर ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर, दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले तो वो क्या करेंगी, बायोमैग्निफिकेशन करेंगी, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होंगी तो हर ट्रॉफिक लेवल पे ये एक्यूमुलेट होती जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम, दे इंक्रीज पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करती हैं। अगर सॉइल में प्लास्टिक वगैरह इस तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पड़ा रहता है तो सॉइल को पॉल्यूट करता है, इसी तरह वाटर को पॉल्यूट करता है, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। दे मेक एनवायरनमेंट अनक्लीन, तो इस तरह से जो गार्बेज में हम इधर उधर जो पॉलीथीन्स है, प्लास्टिक है या अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को थ्रो कर देते हैं तो उनके कारण हमारा एनवायरनमेंट अनक्लीन दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे किल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल के अंदर जो भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के कारण धीरे धीरे किल हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ इफेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के कारण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल will this have no impact on the environment। अगर हम जो सभी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो सारी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो तो क्या एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जनरेट करेंगे तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट अनक्लीन हो जाएगा, क्योंकि उनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ फ्यू नंबर्स में ही हैं, तो उसको इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे और वो बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वहाँ पे फैला रहेगा और उससे भी एनवायरनमेंट अनक्लीन होगा और उससे एक फाउल स्मेल भी इमिट होगी। तो देखेंगे, इफ़ ऑल द वेस्ट जनरेटेड वुड बी बायोडिग्रेडेबल दिस विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। तो इससे भी क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। एज द नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स विल बी क्वाइट लो, क्योंकि डिकम्पोजर्स नंबर में कम है। सो वेस्टेज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सिंपल सब्सटेंसेस एट राइट टाइम। तो स्टूडेंट, क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं तो डिकम्पोजर्स उनको उसी टाइम पे डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नंबर बहुत फ्यू है, ठीक है, बहुत ही कम है। तो क्या होगा, वो वहाँ पे इकट्ठा रहेगा और वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा मॉस्किटो के लिए, फ्लाइज के लिए, जो कि बहुत सारी डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे। तो देखेंगे, इट विल बिकेम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज कॉजिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी, ठीक है, और उससे एक फाउल स्मेल भी इमिट होगी। इट विल ऑल्सो इमिट्स फाउल स्मेल विच मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल, ठीक है। तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी उस फाउल स्मेल के कारण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? ओजोन लेयर का डिप्लीट होना एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है या एक चिंता की बात क्यों है, और उसको डैमेज को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ओजोन लेयर इसी तरह से डिप्लीट होती रही तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है सन की वो अर्थ पे आ जाएंगी और उसके कारण बहुत सारी डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर, एजिंग, कैटरेक्ट ये सभी होने लगेंगे। इसलिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। और इसके डैमेज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC वो इसके डैमेज का मेन रीज़न है, उसके प्रोडक्शन को हमें रोकना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, द डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज इट कॉज स्किन डार्कनिंग, स्किन कैंसर, एजिंग एंड कॉर्नियल कैटरेक्ट। तो ये सभी बीमारियाँ इसके कारण हो सकती है इन ह्यूमन beings. It can result in the death of many phytoplanktons that leads to increased global वार्मिंग। तो जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, उनकी इन यूवी रेडिएशन से डेथ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब वो डेड प्लांट्स सबमर्ज हो जाएंगे वाटर बॉडीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर, द रिलीज ऑफ CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर मस्ट बी रिड्यूस। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका हमें रिलीज होना हमें स्टॉप करना होगा, रिड्यूस करना होगा, तभी हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। CFCs used as refrigerants and fire extinguisher should be replaced with environmentally safe alternative। तो जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, जो AC है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हमें उसके यूज़ ना करके कोई सेफ़ अल्टरनेटिव उसकी जगह यूज़ करना चाहिए ताकि ओजोन का डिप्लीशन नहीं हो, ठीक है। ऑल्सो द रिलीज ऑफ CFCs थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल्ड। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा, तभी हम ओजोन लेयर का डिप्लीशन रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।